के शो में IMF से 7 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। महंगी गैस सनतकारों ने बरामदी सरगर्मियां बंद करने का ऐलान कर दिया। आइंदा इंतखाबात की पिच तैयार। क्या नवाज शरीफ इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। और इंतखाबात की बात से आज प्रोग्राम का पहले आगाज़ करते हैं। इंतखाबात की पिच तैयार है, मैदान में तमाम खिलाड़ी तकरीबन उतर चुके हैं। कुछ लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं और तनकीद का सिलसिला जारी है। आगे इंतखाबी मंजरनामा, सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है और मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ सूबों की सूरत हाल क्या हो सकती है इंतखाबी, इस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। जो तनकीद रिसेंटली खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है सामने नून लीग के हवाले से और साथ साथ इंतखाबी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, इस पर जो जवाब आया है मौलाना फजल रहमान साहब का जमीयत उलमा इस्लाम के, उनका क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था ये आपको पहले सुना दे, फिर राना सनौला साहब ने क्या कहा ये सुनाते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। कितनी धमकियां दी जाती रही हैं कि अगर मेरी अक्सरियत ना आई तो हम इंडक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बातें हम सब सुन चुके हैं बहुत से लोगों से, तो अब उसको मेरे ख्याल में तारीख के हवाले कर देना चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। हमने पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तल्खी नहीं पैदा करनी चाहिए। संजीदा बयान मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आया और कुछ इसी तरह का बयान राना सनौला साहब की तरफ से बिलाल भुट्टो साहब की तनकीद पर आया, जब उन्होंने ये कहा राना सनौला साहब ने कि पीपल्स पार्टी की मजबूरी है कि वो हम पर तनकीद करे क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस में वो चाहते हैं और वोटर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और बहुत ज़रूरी है कि वो एक नैरेटिव बनाए नून लीग के खिलाफ और उसी बुनियाद पर पंजाब में वो सीट कंटेस्ट कर सकें। राना सनौला साहब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला क्या कहते हैं ये भी ज़रा सुनते हैं। जुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर आपने इस मुल्क को बहरान से निकालना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना होगा। पीपल्स पार्टी जो है अगर वो पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती है, जो कि लड़ना चाहती है, जो कि लड़ेगी, तो यहाँ पे फिर उन्हें हमारे मुखालिफ ही बयानियाँ बनाना होगा। ये उनकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। अगर बिलावल साहब जो हैं वो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं तो जब हमारा मुखालिफ वोट उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो वो फिर हमें हमारी तारीफें करके तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारे मुखालिफ बात करके ही अट्रैक्ट कर सकते। तकरीबन दोनों रहनुमाओं ने यह कहा कि तलखियाँ इंतखाबात के हवाले से नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की मईशत को लेकर उन्होंने रिसेंटली एक दौरा किया था लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वहाँ उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन साथ साथ आज भी वो मरीम नवाज साहिबा के साथ हमने देखा मरी में और दी में नजर आए और अपनी पुरानी यादें यानी कुलसूम नवाज साहिबा के साथ जो यादें थी उनका जिक्र करते नजर आए। परसेप्शन यही बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब या नून लीग आइंदा हुकूमत में अहम किरदार अदा करेगी। इंतखाबी मंजरनामे बात करने से कबल नवाज शरीफ साहब मईशत के हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे थे जब लाहौर चैम्बर गए थे और इसके अलावा और जो दीगर उनकी मुलाकातें हुई, लेट्स हियर दिस आल्सो, क्या कहा उन्होंने? मुझे बताएं हमारे आने वाले दौर में किसने 1 मेगावाट का भी इजाफा किया, यानी 1 मेगावाट का भी? तो IMF प्रोग्राम पहली दफा कंप्लीट किया था पाकिस्तान की तारीख में और उनको फिर हमने बाय बाय का हैंडशेक किया, एक स्टेबल इकोनॉमी रही हमारे पास थी और फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ थी हमारी। CPEC 46.7 बिलियन डॉलर्स का CPEC था हमारा जो चल रहा था। तो फिर सबसे बड़ी बात जनाब सदर, हमने थर कोल, जिसका थर का नाम पिछले
50 साल से हम सुन रहे थे जी कि पाकिस्तान के पास कोयला है, थर में कोयला है। वो कोयला किस काम का जो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। फर्स्ट टाइम उस थर कोयले को सामने हमने निकाला, उसको निकालने का एक मंसूबा लगाया, फिर उसको कोल को इस्तेमाल करके बिजली बनाने का दूसरा मंसूबा लगाया। और एक और पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके चेयरमैन के बारे में रोज़ नए पिस्से सामने आते हैं। खबर मानिका का एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर मजीद उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ अहम पहलू सामने आए। यही वो शख्स हैं जो मदीने की रियासत की बात करते थे, और ऐसे वक्त में भी कुछ नज़रनगार ये समझते हैं कि ही इज़ स्टिल पॉपुलर या ही होल्ड्स पॉपुलैरिटी। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। IPP के रहनुमा हैं और सीनियर सियासतदान हैं। रोकड़ी साहब, ये पहला सवाल ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो NA 89 से कह रहे हैं कि आप कंटेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह इंतखाबात, जो जिस सीट से चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ते थे। क्या he still holds popularity after all that we have heard? खुर्रम साहब, सो पॉपुलैरिटी होती है। पॉपुलैरिटी से मामला ठीक तो नहीं हो जाते ना। आपने ये देखना है कि मामला ठीक कैसे होते हैं। एक आदमी बहुत पॉपुलर हो, अब उसका बयानिया क्या है और वो किस पोजीशन में है और किस पोजीशन तक पहुंच गया, तो इन तमाम चीजों को आप देखेंगे तो ये फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होती हैं आप पे। और बस हम दुआ करें कि खैर हो और हम किसी संजीदा अप्रोच की तरफ जाए और मुल्क जो है वो स्टेबल हो और जो इकोनॉमी है हमारी बेहतर हो, और हम इन तमाम चीज़ों से, ये पॉपुलैरिटी, ये तमाम चीज़ें, ये बयानिया वो बयानिया, और फिर काम हम क्या करते हैं किसी भी मकाम पे आके, वो मैटर करता है। जी सर। लेकिन खुर्रम साहब ये बताएं, क्योंकि जो ये भी तासुर दिया जा रहा है कि उनसे खतरा है कोई इस्टेब्लिशमेंट को, या वो इसी वजह से क्रैकडाउन हो रहे हैं या गिरफ्तारियां हो रही हैं या लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी, इज दिस पॉपुलैरिटी डेंजरस फॉर पाकिस्तान? अगर है तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आपके पास कोई भी जो कैपेबिलिटी है, पहली चीज है वो अल्लाह ताला की आपके ऊपर रहम है जी। और अब जब इंसान को कोई मकाम मिले तो अगर वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो के आजिज़ी के साथ आगे बढ़ेगा तो फिर उसके लिए आगे वो फ्रूटफुल होगा। दरख्त के ऊपर फल लगता है, दरख्त उतना झुकता है। ये मामला इंसान के भी ऐसे ही है। जब इंसान को यही सोचना चाहिए कि ये इक़्तिदार, ये तमाम चीजें अल्लाह की देन है और जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले, तो हम्बल हो जाना चाहिए सर, हम्बल हो जाना चाहिए। और कोई भी चीज, मेरी कोई भी जो एफर्ट है, अगर अल्लाह ताला ना करे वो मेरे घर के लिए, मेरे इलाके के लिए, अगर वो ठीक नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ, बस इतनी सी बात है जी। सफार, अच्छा ठीक नहीं है। अच्छा, आपने हम्बल का जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कुछ लोग उनकी वापसी को कह रहे हैं कि इस वक्त वो एक किंग पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं सामने। इज ही हम्बल इनफ, या आपको लगता है कि वो वाकई में अपने आप को एज प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? क्या आपको लगता है? देखिए, किंग्स पार्टी वाला ये जो चैप्टर है, आप हर इलेक्शन से पहले एक ग्रुप को कहता हुआ सुनेंगे कि जी फलानी किंग्स पार्टी है। हमारा जो इलेक्शंस हैं या हमारी किसी भी पार्टी का वजूद जो आता है मकाम पर, वो आता है वैक्यूम की वजह से। और फिर उस पार्टी लीडरशिप का काम है कि वो बताए कि उन्होंने काम किए क्या। फिर जदीद दौर है, इस सोशल मीडिया को किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, कैसे आपने अपने आप को प्रमोट करना है, ये सारी चीजें चलेंगी। दूसरी तरफ ये ऑब्जेक्शंस भी चलेंगी, और हर दुरुस्त चीज को मनफी बना के पेश करना या इश्कालात या शुबहात का क्रिएशन, इस वक्त वो पाकिस्तान में है तो कमाल के गोल्ड मेडलिस्ट होने चाहिए बहुत सारे लोग इसमें जी। सफार, लेकिन ये आपकी पार्टी है जो IPP है, इसको भी आप जैसा कह रहे हैं कि किंग्स पार्टी हर पार्टी इंतखाब से पहले होता है, तो असल में तो IPP को भी कहा जा रहा है और कहा ही IPP को जा रहा है कि ये किंग्स पार्टी है। तो आर यू द किंग्स पार्टी? आपको है सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की? नहीं सर, कहने कभी जो कहता रहे तो उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि ऑन ग्राउंड चीज है क्या किसी भी पार्टी का वजूद। फॉर एग्जांपल जो IPP है, इसका वजूद कोई, इसको आप देखें ना, ये किन हालात में और क्यों बनी ये पार्टी। जब आप उन हालात और वाकयात को देखते हैं तो जैसे कहा कि वैक्यूम क्रिएट होता है। अब एक प्लेटफॉर्म, सारे आप लोग हम इकट्ठे हैं 10-12 आदमी, और एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो सफान, आप एक प्लेटफॉर्म करते हो कि आप आए और यहाँ पर आकर सस्टेन करें या अपने उस कॉज को लेके आगे चलें, तो नेचुरल होगा। हम लोग आप के पास आए थे क्योंकि चले हम सारे इकट्ठे थे। सफान, मैं ना बार बार जो अभी ये तकरीरें सुनते हैं ना, कोई एक दूसरे पे इल्जाम फेंक रहा है, एक तमस्खुर का जो रवैया है हमारी, अभी जो मौलाना फजल रहमान की आपने सुनवाई या राना साहब की बात सुनवाई, हमें संजीदा अप्रोच के साथ चलना चाहिए।
हमारी जो यंग जनरेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें तमस्कुर में या हम उनको उस स्टेज पे ले जाएं कि उनको किसी भी चीज की संजीदगी का इल्म ही ना हो। तो कौमें संजीदगी के साथ आगे बढ़ती हैं, तो ये अहम है। और आगे इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर और कौम की दोबारा से एक लिहाज से तरबियत बहुत अहम है। लॉलेस सोसाइटी से एक लॉ के अबाइडिंग सोसाइटी की तरफ लेके आना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है, द वे वी आर जी सफार। तो आपको लगता है ये होगा? अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब भी ब्रेक के साथ होंगे और हमीद साहब भी साथ है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में इंतखाबात और उसके बाद मुमकिन है जो सियासी मंजरनामा इंतखाबात के बाद तश्कील पा सकता है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अब्दुल्ला गुल साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो बहुत से लोग कहते हैं कि पॉपुलैरिटी, चेयरमैन पीटीआई स्टिल होल्ड्स अ पॉपुलैरिटी, आपका इस पर तज्जिया क्या है एंड डज इट इवन काउंट्स? अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, काउंट तो करती है, जाहिर है पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए जरूरी है कि आप कानूनी पेचीदगियों से दूर रहें। और कानूनी जो आपके ऊपर नरगा तंग हो रहा है, अगर उस सिलसिले में अगर आपकी पार्टी को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि इससे कम मामलात के ऊपर कई पार्टियों को माजी में बैन हो चुका। और दूसरी तरफ यह है कि आपके पास जो एलिजिबल्स हैं, जिन्होंने सियासत लड़नी है, जिन्होंने आके आपके हल्का वाइज जो है इंतखाबात में हिस्सा लेना है, वो तो उनमें से बहुत सारे जो है वो तो चले गए, तकरीबन 90% के करीब लोग, और जो बाकी पीछे बच गए हैं वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं या वो इंडिपेंडेंट लड़ने की सोच रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि जो इस टाइम पे पॉपुलैरिटी का अगर आप पूछें तो पहली बात यह है कि ये पॉपुलैरिटी जो थी, ये कोई जिसको कहते हैं ना कि ओरिजिनल पॉपुलैरिटी नहीं थी। ये पॉपुलैरिटी कुछ खास साहनियात की बुनियाद के ऊपर क्रिएट हुई थी, एक खास बयानिए के ऊपर क्रिएट हुई थी। और आहिस्ता आहिस्ता जो नौजवान नस्ल है, जो कि बाशऊर भी है, वो पढ़े लिखे भी हैं, उनको ये पता चल रहा है कि साइफर का मामला, दीगर मामला जो थे, उनमें कई झूठ और कई सच मौजूद हैं। यानी कि जो लोग पहले 10 में से 10 यकीन करते थे, आज उसमें से 10 में से 5 ये कहते हैं कि नहीं जी ये झूठ है, जिनमें से बाकी जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हो सकता है या नहीं, यानी कि वो डाउट में हैं। और जब डाउट की सिचुएशन हो तो फिर एक मेरे ख्याल में पॉपुलैरिटी वो नहीं रहती। अब एक और इसके अंदर अहम अच्छा, ये अब्दुल्ला साहब ये बताएं कि इसमें अब्दुल्ला साहब इसमें एक अहम पहलू ये बताएं कि ये जो अगर कोई एक ऐसा है इस पर आपको पार्टी या जमात नजर आती है जो पॉपुलैरिटी इतनी होल्ड करता हो कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में ही कैन क्रिएट अ गवर्नमेंट बाय विद अ सिंपल मेजॉरिटी, और अगर इससे ज्यादा कोई इतना पॉपुलर लीडर या इतनी पॉपुलर पार्टी नजर आ रही है इस पर आपको मौजूदा लैंडस्केप की अगर बात की जाए तो? गुल साहब देखिए, मौजूदा सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, और खुद बिलावल साहब भी ये क्लेम कर रहे हैं कि जी नया वजीर आजम वही होंगे। तो क्लेम करने में कोई हर्ज नहीं हुआ करता। और लेकिन असल मसला ये है कि इस टाइम पे उनका पब्लिक में जब वो जाएंगे, क्योंकि अभी जितनी भी सियासत हम देख रहे हैं वो जोड़ तोड़ के ऊपर ज्यादा उसकी तवज्जो है, ना कि जलसे जलूस के ऊपर। जब वो पब्लिक के अंदर वोट मांगने जाएंगे तो उस टाइम पे उनकी सियासत कहाँ खड़ी होगी, तब मेरे ख्याल में, क्योंकि एक दो इंसिडेंट जो मुस्लिम नवाज के साथ हुए हैं उसके अंदर मेरे ख्याल में उनको टफ टाइम मिल सकता है। दूसरी तरफ जो मैं आपसे कह रहा था कि पंजाब के डायनामिक्स जो है वहां बहुत कुछ होता है। अभी ये रोकड़ी साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं, ये जानते हैं कि लोग कुछ घर से वोट लेके निकलते हैं और वो इलेक्टेबल फिलहाल इमरान खान साहब के पास या पीटीआई के पास अभी मौजूद नहीं है। आगे आने वाले वक्तों में क्या होता है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बड़ी अच्छी आपने दुरुस्त बात की अब्दुल्ला गुल साहब, बड़ी दुरुस्त निशानदेही की इलेक्टेबल्स। तो हम ये कहें कि इन इंतखाबात से पहले रोकड़ी साहब, अगर इलेक्टेबल्स मेजॉरिटी पंजाब की बात पहले करें तो वो किस जमात के साथ आपको नजर आते हैं खुर्रम रोकड़ी साहब, इलेक्टेबल्स?
पंजाब की हुकूमत बनाने तक IPP की पोजीशन बहुत बेहतर है। अच्छा। और मेरा अपना ये गुमान है और मेरा ये कयास कह लें और क्लेम भी कह लें कि IPP पंजाब में गवर्नमेंट बना जाएगी और सेंटर के अंदर भी उसका एक अहम रोल होगा नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें। नहीं लेकिन रोकड़ी साहब, नवाज शरीफ साहब नून लीग आ चुकी है, यानी ऑन ग्राउंड है, मुहिम चलाएंगे। आप नो डाउट कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स होंगे IPP के पास और आप खुद हैं भी जमात में, यकीनी तौर पे आप कहेंगे कि ये बनाएंगे गवर्नमेंट, लेकिन ये फिर एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला ही होगा ना इसमें। ये डेफिनेटली आप ये तो नहीं कह सकते कि यू विल बी द सिंगल मेजॉरिटी पार्टी इन पंजाब, ये ऐसा हो सकता है? नहीं, पावर देखें, पंजाब के अंदर कोई भी पार्टी जी इस वक्त क्लेम नहीं कर सकती, बल्कि तमाम सूबे में कोई भी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि वो सूबे में उनके पास सारी मेजॉरिटी है। पावर शेयरिंग से लफ्ज ज्यादा बेहतर है कि मुल्क को बचाने के लिए कोई बेहतर शेयरिंग हो जाए, और वो भी इलेक्शंस के बाद। ये जो लफ्ज पावर है ना सैफान, इसने भी बेड़ा गर्क किया बाप दुनिया का। और हमें चाहिए ये कि हम जैसे ही इलेक्शंस कराएं तो हम फौरी तौर पर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको एक बहुत खूबसूरत तरीके से बहाल करें, ताकि जो बंदे ने जहां काम करना है वो वहां पे काम करे और लोगों को जो है रिलीफ मिले। अच्छा, ये भी बताएं रोकड़ी साहब, क्योंकि आपने पंजाब की बात की है, तो ये सिंध में जो इलेक्टेबल्स हैं, ये ज्यादातर जो रुझान है, बिलावल साहब ने भी कहा कि एक पार्टी इलेक्टेबल्स की तलाश में, मुलाकातें भी नवाज शरीफ साहब से बलोचिस्तान की हद तक भी हुई हैं, तो ये जो रुझान है मजमूई तौर पर नून लीग की तरफ है इलेक्टेबल्स का, दीगर सूबों की बात की जाए तो? रोकड़ी साहब देखिए ना सैफान, जो भी काम करेगा, आपके चैनल्स हैं, जो उसमें से बेहतर काम करेगा लोग उसमें आएंगे। ये तो वर्क करने की बात है ना, कौन किस पे, अब हम इस पे जाएं कि वो क्यों जा रहे हैं उधर, तो फिर भाई क्यों जा रहे होंगे तो उनसे पूछा जाए। नहीं, लेकिन जाएंगे उसी तरफ, नून लीग की तरफ आपको लगता है सारे इलेक्टेबल्स सिंध में? और आई डोंट नो, लेकिन मैं 18वीं तरमीम के ऊपर के बाद जो पार्टीज ने रवैया अपनाया और सिर्फ सूबों तक महदूद करके अपने आप को वहीं पर जो एक नई गेम उन्होंने खेली, अनफॉर्चुनेटली, तो वो बड़ा नेगेटिव है सर। अल्लाह ताला आगे खैर। अच्छा, और अब्दुल्ला गुल साहब, आपको लगता है क्या कि इलेक्टेबल्स का रुझान पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर किस तरफ नजर आता है अब्दुल्ला गुल साहब? मुझे पूरे मुल्क का जो रुझान इलेक्टेबल्स का नजर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट का ज्यादा। अच्छा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में या मुस्लिम लीग में या नवाज अपना जरदारी साहब के साथ या मौलाना के साथ नहीं जाना चाहते। PTI जो है वो उनके लिए ऑप्शन नहीं है, इस वजह से वो ज्यादा इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी इत्तेहाद बनने हैं। देखिए ना, राइट विंग पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अभी भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, और वो दीनी जमातें जो कि एक आपको मालूम है कि उनका ग्राउंड के ऊपर बड़ा होल्ड होता है, उनका जो है वो एक हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा है। तो ये जो राइट विंग जो दीनी जमातें हैं, इनका आपस में इकट्ठ होना, और साथ उसमें बहुत सारे वो इलेक्टेबल्स जो आजाद लड़ रहे हैं या वो किसी साहिबान की तलाश में हैं, वो बन जाएगा तो वो फिर उसके साथ शामिल हो जाएंगे। तो अभी इसके अंदर बहुत सारे इम्तिहानात हैं जो वक्त के साथ साथ आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, 18वीं तरमीम का जिक्र भी किया अभी रोकड़ी साहब ने, तो एक बहस यहाँ पर ये छिड़ी सिंध की हद तक, और MQM ने ये कहा कि हमारा इत्तेहाद अगर नून लीग से होगा तो उसकी बुनियाद ये होगी कि 18वीं आईनी तरमीम में वो तब्दीली चाहते हैं। आप दोनों साहिबान से मैं ये पूछूंगा कि क्या आपको कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर में चेंजेस नजर आते हैं आफ्टर दिस इलेक्शंस, या इस पर बात करना इन पार्टियों के दरमियान जरूरी है? खुरम रोकड़ी साहब, पहले आपकी तरफ। जी देखें, 18वीं तरमीम की जो फवायद हैं उन फवायद को अलहदा देखिए, जो और उसके जो मफासिद हुए उनको देखिए। सिर्फ आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जो कि आपकी सेंटर से चलते थे और ऑर्गेनाइज थे। आपने 18वीं तरमीम के बाद उनको हवाला कर दिया सूबों के, जबकि सूबे की वो कैपेसिटी है ही नहीं, वो सेंटर का काम है, और वो तमाम चीजें तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन हमें कहाँ गम होता है कोई चीज तबाह हो रही हो या बर्बाद हो रही हो। हमारा कल्चर ये है कि मैं खुद कितना मजबूत हो रहा हूँ और मेरे पास मेरे बीवी बच्चे और मैं अपनी मेरी लाइफ कैसे बेहतर हो रही है। तो इस कल्चर से जान छुड़ाना बहुत जरूरी है। 18th अमेंडमेंट को लाजमी डिबेट का हिस्सा बनाना चाहिए। 18th अमेंडमेंट में से वो तमाम चीजें कि जिनकी वजह से नुकसान हुआ है मुल्क को, उन तमाम चीजों को रिवाइज करना चाहिए। और क्यों ना करें, यानी क्यों ना करें, पहली चीज ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स रख लें सामने, हम बैठ के ऊपर बैठते हैं और कौम को जो हमने गलत चीजों के पीछे लगाया हुआ है और प्रोपेगेंडाज में, और उसमें हम उनको बताएं कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे, और एक नेशनल डिबेट हो और आप उन चीजों को खत्म करें जो मुल्क को नुकसान दे रही हैं। सिंपल। जी
सही। और आपकी पार्टी यानी नून लीग भी अगर ये करती है और एमक्यूएम, तो आप समझते हैं कि आप इश्तराक करेंगे इस बारे में कि 18वीं आईनी तरमीम पे डिबेट होनी चाहिए या चेंजेस होनी चाहिए? साहब, मैं तो पर्सनली सैफान अरसे दराज से कहता हूं कि उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। आप इसके रिजल्ट्स निकाल लें ना कि इसके बाद कौन कौन से महकमे तबाह हुए। आप जरा हमें फिक्र तो हो ना, हमें तबाही की फिक्र होगी तो हम बैठ के उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ना। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये बड़ा जरूरी है कि हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां लेकर आए, आईन में कुछ ढांचे में कुछ बुनियादी तब्दीलियां 18वीं तरमीम के हवाले से खास तौर पे, और ये कुछ बहस हुई भी है, क्या इसको एक डिबेट का हिस्सा बनना चाहिए बिफोर दिस इलेक्शंस एटलीस्ट? अब्दुल्ला गुल साहब जी देखिए, मेरे ख्याल में बिफोर दिस इलेक्शन जो है वो तो शायद आप, क्योंकि असेंबली आपकी इंटैक्ट नहीं है, कोई भी अगर आप ऑर्डर पास करेंगे तो उसकी वो वैलिडेशन या उसकी जो मजबूती है वो उस तरह से नहीं नजर आएगी। इसलिए जो अब इलेक्शन के बाद के आपको मालूम है बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे एतराजात होते हैं, नतीजा ये निकलता है कि जो उसकी ओरिजिनल थॉट प्रोसेस होता है कि जी ये गवर्नेंस में तब्दीली करनी है, वो थॉट प्रोसेस खत्म हो जाया करता है और उसके बाद जो है वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि बिल्कुल अपने बुनियादी ख्याल जो कि ओरिजिनल थीम होती है, आइडिया होता है, उससे वो मुतजाद हो जाता है। गो के इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो है हमें अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां करनी है। दूसरी बात यह है कि हमें अफवाज पाकिस्तान के अलावा इदारों को मजबूत करना है। जो गवर्नमेंट के अंदर बेतहाशा इदारे मौजूद हैं, हमने उनको सियासत की भेंट चढ़ा दिया और बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान के पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का। इसलिए पाकिस्तान रोजाना मुश्किलात का शिकार होता चला जा रहा है। अगर हमने ये तब्दीलियां ना की वक्त के साथ, तो आने वाले वक्तों में हमारे लिए पहले ही पहाड़ जैसी मुसीबतें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये माउंट एवरेस्ट के बराबर जो है हमारे ऊपर वजन आ जाए, जो कि नजर आ रहा है कि ये हो रहा है। तो ये आप जिस वजन की निशानदेही कर रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, ये यकीनी तौर पर ये वजन जो है ये माशी चैलेंजेस और दीगर चैलेंजेस मिलके आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं कि एक माशी एक पहाड़ बन सकता है। इस चैलेंज पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। मुख्तसर साहब के बाद वापस आते हैं। आप दोनों हमारे नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में इस ब्रेक से पहले आने वाले इंतखाबात, उसके बाद मुंतखब हुकूमत जो आती है उसके लिए चैलेंजेस और एक पहाड़ का जिक्र अब्दुल्ला गुल साहब भी कर रहे थे कि एक आगे एक पहाड़ नजर आता है चैलेंजेस का जो बन सकते हैं। उसमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात भी हुई है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना है डॉक्टर पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर स्पेसिफिक आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये कि हमें कितने अरब डॉलर दरकार हैं for the next fiscal to finance our external deficit? पाशा साहब। अच्छा जी, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ। अब्दुल्ला गुल साहब जो आप हाईलाइट कर रहे थे, अब्दुल्ला गुल साहब मैं आप ही की तरफ इस बात को वापस लाते हुए जितनी देर में हम दोबारा रब्ता बहाल करते हैं ताकि उनसे भी हम समझ सकें कि क्या एग्जैक्ट नंबर है कि हमें कितने अरब डॉलर अरेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, है बहुत मुश्किल रास्ता, हम ये कह सकते हैं बड़े आसानी से? नहीं, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। देखें, बात यह है कि जितना भी पॉलिटिकल इस टाइम पे हुकूमतें आई हैं माजी की, अभी पिछले जो हमें चंद सालों में नजर आई हैं, उन सब में जो हुकूमत गई है उसने आने वाली हुकूमत से, मतलब आने वाली हुकूमत ने जाने वाली हुकूमत से ज्यादा बुरा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अब्दुल्ला साहब अगर माजरत हो, अगर इजाजत दें, क्योंकि जी अब्दुल्ला साहब अगर कुछ ही देर को साथ है पाशा साहब, तो मैं पहले उस जवाब उनसे ले लूं जब डिस्कनेक्ट हुए थे, फिर मैं आप ही की तरफ वापस आता हूं। अब्दुल्ला गुल साहब जी, पाशा साहब आप बता सकते हैं एग्जैक्टली कितने अरब डॉलर दरकार होंगे इन द नेक्स्ट फिस्कल हमें? इस साल के या अगले साल? जी अगले साल। इस साल के लिए अराउंड 19.5 बिलियन डॉलर जो आपने अपने कॉलम में लिखा था, ये इस साल है या अगले साल है? 19.5 बिलियन डॉलर रिक्वायरमेंट जो हमारी, कितना? 19.5 बिलियन डॉलर जो है सर, ये इस साल का है। ये इस साल का सर, ये हमें इस साल यानी 19.5 अरब डॉलर चाहिए, और इसके लिए हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है पाशा साहब?
बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो मसला हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो फ्लो है, जब स्टैंड बाय फैसिलिटी में आगाज हुआ था तो माशाल्लाह उस वक्त हमें न सिर्फ IMF से कुछ 1.2 अरब डॉलर मिले थे, मगर सऊदी अरेबिया और मोस्ट प्रोबेबली UAE से भी 3 अरब डॉलर। उसके बाद से जो सिलसिला है पिछले 4 महीने से ज्यादा रफ्तार जो है बाहर उन्होंने इस बात की परेशानी का इजहार किया है कि द फ्लो हैज टू इंक्रीज। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये जो द फ्लो हैज टू इंक्रीज, इसमें जो हमारी सोर्सेज हैं वो क्या हैं? क्योंकि जो खास तौर पे कमर्शियल बैंक्स और यूरो बॉन्ड्स हैं इसमें भी हमारी रफ्तार कम रही है, और जो डेवलपमेंट बैंक से असिस्टेंस है उस पर आपने लिखा था कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। व्हाई दैट? क्यों है ये इतनी रिलक्टेंस उनकी तरफ से? IDB, ADB और ये बड़ा मसला है। देखिए, कमिटमेंट किए हुए हैं, एक सिलसिला है पिछले बहुत अरसे से हमारा, खासतौर पे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक पुराना रिश्ता है जी। और कमिटमेंट्स वो करते हैं और उसकी बेसिस पर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट असिस्टेंस पाकिस्तान में आता है। और इस साल लगभग अंदाजा ये है कि ये चारों बैंक्स को अगर आप मिला लें तो शायद 7 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है सपोर्ट। अच्छा, मगर अभी देखिए कि पहले 4 महीने में मुश्किल से $500 मिलियन आया है, तो वो भी पीछे चले गए हैं। और इसकी वजह से जो इनफ्लो है, अब आप ये देखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जो आदाद शुमार आए हैं। अच्छा, उमूमी तौर पे पाशा साहब ये पीछे क्यों जाते हैं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस? ये हमारे रिस्क प्रोफाइल की वजह से जाते हैं, या हम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे इस वजह से जा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? आपको लगता है क्या बेस्ड ऑन योर असेसमेंट? पाशा साहब, दोनों फैक्टर्स हैं। अच्छा, दोनों फैक्टर्स हैं। अच्छा, और यकीनन हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि रुपए जो काउंटरपार्ट फंड की जरूरत होती है उसमें कमी है। डेवलपमेंट फंड हमारे बहुत कम हो चुके हैं और IMF ने उनमें कटौती भी करवाई है, तो हमारे पास जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन होता है वो कम हो गया है। मगर उससे ज्यादा मुझे ये भी लगता है कि अब आप देखिए, जब IMF प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था, पिछला प्रोग्राम, तो उस वक्त भी ये बैंकों ने पैसा तकरीबन भेजना रोक दिया था। तो इसलिए दोनों फैक्टर्स हैं, एक तो रिस्क फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काउंटर पार्ट फंडिंग, रुपी फंडिंग वगैरह में भी दिक्कत है। ठीक है। अच्छा, ये तो इस वजह से रुक गए हैं। दूसरा, जो कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर जो यूरो बॉन्ड्स हैं, वहां से भी जो फाइनेंसिंग नहीं आ रही, वो वजह क्या है? वो सिर्फ रिस्क प्रोफाइल है हमारी कि डर रहे हैं वो लोग? देखिए, बात यह है कि क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की इस हद तक गिर चुकी है, नियर डिफॉल्ट रेटिंग। और अफसोस की बात यह है कि IMF का प्रोग्राम, ये जो स्टैंड बाय फैसिलिटी है, माशाल्लाह चल पड़ा है और फर्स्ट रिव्यू भी कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। मगर उसके बावजूद जो आपके बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से अब आप देखिए कि अगर आप बॉन्ड फ्लोट करना चाह रहे थे 1.5 अरब डॉलर का, तो पिछले 1-2 दिन पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम नहीं फ्लोट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये कि हैवी डिस्काउंट है। डिस्काउंट कम हुआ है मगर अभी भी ज्यादा है। सही। अच्छा, तो हम अगर ये सारी सोर्सेज, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, और बायलैटरल पे क्या हालात है हमारे जो बायलैटरल सोर्सेज ना होने के बराबर है, इसलिए कि चाइना की तरफ से जो पैसे आने थे इस साल कोई कमिटमेंट कोई खास नहीं है। सीपेक में रफ्तार और सर उसकी वजह क्या है? और उसके नतीजे में आपके पास पेरिस क्लब से तो पैसा तकरीबन आना रुक चुका है और अब चाइना से भी नहीं आ रहा। नहीं, उसकी वजह क्या है पाशा साहब? के चाइना से वजह ये है कि सीपेक के प्रोजेक्ट जो थे आने वाले दिनों के, उनमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है इम्प्लीमेंटेशन की और को फाइनेंसिंग वगैरह की। और चाइना इज ऑल्सो वेरी वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू द चाइनीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। उन्होंने बड़े तेजी से ये प्रोजेक्ट लगाए थे। एक वक्त ऐसा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में पीक हुआ था इनकी वजह से, मगर इनकी पेंडिंग पेमेंट डॉलर्स में बहुत हैं, अभी भी पेंडिंग। तो चाइना इज वरीड कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस। इसलिए भी आप देखें कि सीपेक के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी ना होने के बराबर हो चुकी है। सही। तो ये
मजमूई तौर पे अगर हम ये कहें कि $19.5 अरब जो हमें इस फिस्कल तक यानी नेक्स्ट जून 30 तक वी हैव टू एक्यूमुलेट, और उसमें से हम सक्सेसफुली व्हाट इज योर एस्टिमेट, कहां तक हम पहुंच सकेंगे सर? देखिए, एक तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान का करंट काउंट का खसारा जो है वो कुछ कम हो। ये जो $19.5 का एस्टिमेट है ये इस पे बेस्ड है कि $6.5 अरब का करंट काउंट डेफिसिट होगा जो IMF ने प्रोजेक्ट किया है। IMF अब खुद कह रहा है, और आपने देख लिया कि अक्टूबर के महीने में खसारा जो था वो ना होने के बराबर था। तो मेरा अंदाजा ये कि शायद वो कम होके 6.5 से 4.5 तक आ जाए। और दूसरी तरफ जो आप ये देखिए कि जो हमारे दूसरे लायबिलिटीज हैं उसमें कुछ रोल ओवर्स की भी गुंजाइश शायद थोड़ी सी बढ़ जाए, तो शायद हमें एट द एंड ऑफ द डे $16 अरब के लगभग की जरूरत पड़े, मगर उसको भी हासिल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि इस वक्त हम $6 अरब तक भी नहीं पहुंच पाए। सही, और यानी हमें अराउंड $2.5 बिलियन का शॉर्टफॉल आपको नजर आता है, क्योंकि अभी हम 11% पर पहुंचे हैं अपने टारगेट के। बहुत जी, वही तो मसला है। और देखिए, अप्रैल के महीने में हमें एक लंप सम $1 अरब की पेमेंट करनी है। अच्छा, और सर ये जो अप्रैल का महीना है डॉक्टर साहब, इसका मतलब इलेक्शंस होने हैं उसके फौरन बाद जो मुंतखब हुकूमत आनी है उसको पहला जो चैलेंज यही होगा कि अप्रैल में पहली $1 बिलियन की पेमेंट देनी है। इट विल बी अ चैलेंज। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये देखिए कि टारगेट $9 अरब का है इस साल। हमारे स्टैंड बाय फैसिलिटी में जो टारगेट रखा गया है, IMF में रखा गया है जी, इस वक्त आप 7.5 पर गिर चुके हैं। और प्रेशर अगर बढ़ता है और रफ्तार बढ़ता नहीं है पैसे आने का, तो इसमें कमी आती जाएगी। और फिर अप्रैल तक तो खुदा न खास्ता कहीं हम पिछले साल की तरह जब हम 4.5-5 पे चले गए थे वापस वहीं न चले जाए। सही, और फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रुपये और डॉलर है वो इलेक्शंस के बाद खुदा ना खास्ता फिर वहीं जा सकता है जहां 340 अल्लाह ना करे, या वो पैरिटी वहीं जा सकती है एस्टिमेटेडली। अगर आपके रिजर्व बाकी 1 महीने के लेवल पर गिर जाएं इम्पोर्ट कवर, तो फिर यकीनन उसमें परेशानी। सही, और इसमें सर कोई जिसे कहा जाए कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इज दैट SIFC वो एक होप है, एक रे ऑफ लाइट है, या कोई होप है पॉजिटिव कहीं से? देखिए, SIFC ने जो है कमिटमेंट्स तो बड़े स्ट्रॉन्ग किए हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 3 साल में $70 अरब के लगभग इन्वेस्टमेंट वगैरह करवा लेंगे। जून से ये इदारा चल पड़ा है, अभी तक कोई टैंजिबल हमें फ्लोज नजर नहीं आए हैं जी। बस हमारी दुआ है, और हम बस ये होप करते हैं कि ये जो एक स्पेशल फैसिलिटी है और इसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे, खास तौर पे आपके माइनिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो अगर ये चल पड़ता है तो फिर यकीनन फिर पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मुझे बताते जाएं सर कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम अप्रैल के अंदर एक पेमेंट है $1 बिलियन की, और ये प्रोग्राम खत्म होता है इंशाल्लाह अगर सक्सेसफुली, तो देन हाउ सून विल बी बैक टू IMF अगेन? यानी जो नई गवर्नमेंट आएगी ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर। यू सी द प्रॉब्लम इज कि ये प्रोग्राम जो है लास्ट रिव्यू उसका अप्रैल में है स्टैंड बाय का, और ये कोशिश ये होगी कि ये रिव्यू खत्म होने से पहले ही फरवरी के बाद नई हुकूमत के साथ खास तौर पे आने वाले 3 साल की फैसिलिटी पर प्लानिंग और उसके जो की आपके पॉलिसी फ्रेमवर्क है और टारगेट वगैरह उस पर डिस्कशन शुरू हो जाए, इसलिए कि पाकिस्तान को आने वाले अगले 2 साल भी 20 से 21 अरब डॉलर की सालाना जरूरत रहेगी। तो अब किस तरह इसको हासिल किया जाए, यही एक बहुत बड़ा मसला रहेगा। सही, और जो पाशा साहब जो भी नई हुकूमत आती है वो आके पहले तो अपनी टीम बनाती है, मीटिंग करती है, नए सेक्रेटरीज आते हैं, वो आके दस्तावेजात हासिल करते हैं, प्रोग्राम में शर्त क्या थी, IMF को क्या कहना है, डेडलाइन क्या थी। तो ये तो शुरू का अरसा 1.5-2 महीने इसी में लग जाता है कि वो अपना काम संभाल सकें, जो हिस्टोरिकली हमने देखा है। तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो आते हैं आके अपनी टीम बिल्डिंग करते हैं जो एक नेचुरल प्रोसेस है, एंड वी वोंट हैव टाइम इनफ कि हम इतना टाइम नहीं होगा कि हम उनको ये कोप अप करने के लिए हम सब चीजें करें। देखिए, होपफुली फरवरी के महीने में इलेक्शन हो जाएंगे और एक नुमाइंदा
और आई होप एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ एक हुकूमत आए जी, और इनके पास अप्रैल तक वक्त होगा कि नए प्रोग्राम को फाइनलाइज कर लें। कुछ है, वक्त है, अप्रैल तक वक्त होगा। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने दिया वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आते हुए सर, ये तो बहुत ही भयानक सी एक तस्वीर है, क्योंकि जो पाशा साहब नंबर्स के साथ बता रहे हैं कि $19.5 अरब हमें चाहिए, $16 अरब हम कर पाएंगे, $2.5 अरब का डिफरेंस आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि अप्रैल के अंदर ही, यानी आते ही जो पहला चैलेंज है कि आपको $1 अरब वापस करने हैं, $1 बिलियन अप्रैल के महीने में। तो ये सब कैसे होगा? इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत कर पाएगी? ये कौन फेस करेगा इन चैलेंज को? कैसे करेंगे हम चैलेंज अब्दुल्ला गुल साहब? देखिए, इसके दो तरीके हैं। ऐसे हर चीज का कोई ना कोई हल होता है। डिफाई किए बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आपको मगरिब को डिफाई करना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा। आपके पास एक रे ऑफ होप है, और वो है अभी गजा की सूरत हाल के अंदर। अगर पाकिस्तान कहीं ऐसा कोई स्टांस लेता है इस सारे सूरत हाल को सामने रखते हुए, फिर तो हमें जो है वो, जब तक हम मुआशी इस्तिस्ना, जिसको अंग्रेजी में मॉरेटोरियम कहते हैं, वो मिल सकता है। हमें परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हमें मिला था। उससे ये हुआ था कि मुल्क का पैसा मुल्क में रह गया था। और दूसरी बात यह है कि हम अपने ईस्टर्न ब्लॉक में ट्रेड करें, अपने ट्रेड पार्टनर्स को तलाश करें जो कि हमारे पड़ोस में ईरान की शक्ल में, अफगानिस्तान की शक्ल में, सेंट्रल एशिया की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन अफगानिस्तान के सिक्योरिटी हालात और फिर जो मौजूदा पाकिस्तान का उनके साथ जो खारजा मामलात हैं, वो मेरे ख्याल में कोई ज्यादा खुशाइंद नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो ईरान के साथ ट्रेड के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस जो है वो आपको पकड़ती हैं। लेकिन अगर आप जो है वो सैंक्शंस के चक्कर में पड़ गए तो कौम को भूखा मार देंगे। और ये यू आर ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, आगे खड्डा और पीछे खाई है। फैसला आपने करना है, और आप जो है इस टाइम पे इंटरनेशनल सूरत हाल का फायदा उठाते हुए आप इस टाइम पे एक बड़ी मजबूत डील स्ट्राइक कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब गल्फ की सिचुएशन खराब हुई तो उस टाइम पे इजिप्ट ने अपने तमाम कर्जे माफ करवा लिए थे। पाकिस्तान ने उस टाइम पे, आप जो कह रहे हैं मुमकिन तौर पर ये बेहतरीन हल है, लेकिन देखिए हमारी कोई भी जमात इस पर जो इंतखाबात में नजर आ रही है वो इस तरह की कोई बात ही नहीं कर रही कि डेट माफ करवाएं या करें। वो तो कह रहे हैं कि हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, हम तरक्की करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर। कोई बात भी नहीं कर रहा कि हम कर्जे माफ करवाएंगे। हमारी सोच है ऐसी, कोई रियासत की सोच है ऐसी। जी सर, वो वाकई नहीं कह रहे। वो इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो मुल्क को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे। वो अपनी जात, अपने मामलात, अपनी जो दौलत है, अपनी शख्सियत को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। मुल्क का यहाँ ख्याल किसी को नहीं है। किसको है? क्या माजी में तजुर्बा नहीं है? क्या हम लोग देख नहीं चुके? लोगों को कई दफा नहीं देख चुके? क्या बात कर रहे हैं? इस मुल्क के ऊपर किसी ने मिसाक जमहूरियत किया, फलाना किया, किसी ने मिसाक गुर्बत किया, किसी ने मिसाक मईशत किया, किसी ने कश्मीर और फलस्तीन के ऊपर मिसाक किया, किसी ने मिसाक दहशतगर्दी किया, किसी ने जो है वो अपने जो रीजनल सिचुएशन के ऊपर मिसाक किया? नहीं किया ना। इसका मतलब यह है कि इनके तमाम जो मफादात थे, इनके ख्यालात और इनके अवामिल जुड़े हुए हैं। ये तो नहीं है, लेकिन क्या रियासत तो संजीदा है, एस्टैब्लिशमेंट संजीदा है सर। उसने SIFC का प्लेटफॉर्म बनाया अब्दुल्ला, फिर आप नहीं, क्या रियासत संजीदा है? SIFC जो प्लेटफॉर्म है वो SIFC के तहत होगा। डेट मोरेटोरियम किस तरह होगा? ये कर्ज माफ कराने के लिए तो फिर हेड ऑफ स्टेट ही अप्रोच किस तरह होगा ये कर्ज माफी पर? SIFC का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके अंदर अभी तक कोई जिसको कहते हैं कि काबिल जिक्र जो आपको इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आई जी। ये एक रियलिटी है। अगर इन्वेस्टमेंट क्योंकि तब आएगी जब आपके मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल होगी। यहाँ दहशतगर्दी पनप रही है, यहाँ रोजाना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो शहादतें दे रही हैं, लेकिन इनकी कामयाबियां भी हैं। बलोचिस्तान में जहां कभी BLA वगैरह की तादाद जो थी वो तकरीबन कोई 12 से 14 हजार के दरमियान में थी, आज वो घट के जो है वो बहुत कम हो गई है, वो सैकड़ों में आ गई है, वो हजारों में भी नहीं रही। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। लेकिन फिर ऐसे में मुस्तकबिल क्या है अब्दुल्ला गुल साहब? क्योंकि ये चैलेंज तो है, आप कह रहे हैं सियासी जमात संजीदा कोई भी नहीं है, SIFC के तहत भी काम नहीं हो पा रहा, जो होना चाहिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहा है, तो फिर ये तो अप्रैल में पेमेंट देनी है हमें, तो ये जो हम कर्ज माफ करना या पॉलिसी शिफ्ट जो हम कह रहे हैं आप, वो कौन करेगा और कैसे करेगा गुल साहब?
भाई मौजूदा हुकूमत को आपको, मैं तो यही समझता था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करेगी ताकि पाकिस्तान को एक पटड़ी पे चढ़ा के उसके बाद जो है मामलात चलाए जाएं। लेकिन आपने ये जो अभी जितना सिलसिला शुरू किया हुआ है, माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन है, आपका जो स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन है, आपका जो SIFC का कयाम है, आपका जो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के हवाले से आपकी पॉलिसी है, एग्रीकल्चर के ऊपर पॉलिसी है, इसके अंदर तसलसल नहीं रहेगा। जब तसलसल नहीं रहेगा तो हम नहीं जानते कि माफिया जो है पैसा लगाते हैं सियासतदानों के ऊपर और उनकी बुनियाद के ऊपर सियासतदान इलेक्शन जीत के आते हैं और उसके बाद उसी माफिया यही हुकूमत अगर कितनी दफा हो चुकी है, यही हुकूमत कंटिन्यू करती। और खुर्रम साहब आपकी तरफ भी आऊंगा, अगर हफीज पाशा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं $19.5 अरब हमें दरकार है, अप्रैल में जब मुंतखब हुकूमत आएगी उस वक्त $1 अरब दरकार होंगे और अभी हमें $2.5 अरब का आराम से शॉर्टफॉल नजर आ रहा है, $16 अरब करना भी मुश्किल है। सर ये सब बातें हमारी जो पार्टीज हैं उनके थिंक टैंक्स में हैं, ये बातें उनके जहन में हैं, ये सारी चीजें फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट? देखिए बात यह, अब्दुल्ला गुल ने ना बहुत एक जबरदस्त नुक्ता उठाया जो असल इशू है जी, कि आपके तमाम इदारों को मजबूत होना लाजिम है। आप जितने मर्जी खरब ले आए, आप सोने का पहाड़ दे दें, और अगर इसी एटीट्यूड के साथ चले कि जैसे हमने इदारों का हाल कर दिया है, तो आपका वो सोने का पहाड़ भी जाया हो जाएगा। हमें देखें, एक इदारा जो हमारा था उसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई। हमारे लिए जो असल चीज है वो ये है कि इदारों को मजबूत किया जाए। दूसरा पॉइंट जो अब्दुल्ला गुल ने कहा, कार्टेल्स है, माफियाज है, कहीं शुगर माफिया, कहीं गंदम माफिया, कहीं खाद माफिया। अब आजकल ये जो पिछले कुछ दिनों में खाद की जरूरत है शदीद किसानों को, और इन्हीं दिनों में आप नोट कर ले कि जो हाल हुआ है, मैं अपने इलाके में जाता हूं और तमाम हर चीज ब्लैक पे जाके, वो इतने जबरदस्त माफिया है कि वो मैन्यूवर करते हैं। उनका हल क्या है? उनका हल है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, जिसके ऊपर हमने कभी तवज्जो नहीं दी। हमारी तवज्जो होती है मेरी जात, मेरा अपना सिस्टम चले, और क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क है और लोग हमारे अच्छे हैं, ये हील कर जाता है जल्दी, और लोग एक उससे ज्यादा, यानी लोग हमारे पॉजिटिव लोग हैं। हमें सबसे पहले राइट मैन एट द राइट प्लेस, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, और फिर इदारों को मजबूत करना, इदारों को नेगेटिव। इज इट पॉसिबल आफ्टर इलेक्शंस रोकी साहब? क्योंकि अब्दुल्ला साहब तो कह रहे हैं नॉट पॉसिबल आफ्टर इलेक्शंस, आप समझते हैं इज इट पॉसिबल आफ्टर इलेक्शंस? नहीं, पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बिल्कुल पॉसिबल है। और जिन लोगों ने ये करना है, ये उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन लोगों ने ये अभी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। वक्त क्योंकि काम पे पहुंच रहे हैं, मैं बहुत वो पाकिस्तान का सोच। रोकरी साहब बहुत शुक्रिया आपका अदा का, गुल साहब का, और आप दोनों ने ज्वाइन किया, और हफीज पाशा साहब का आने वाले जो इंतखाबात और उसके बाद आने वाले चैलेंजेस क्या होंगे इस पर गुफ्तगू हुई। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।